हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन को डिस्कस करेंगे। इनके मेथड्स कौन कौन से होते हैं एस्टिमेट करने के वो भी देखेंगे और ऑपरेटिंग साइकिल मेथड को इन डिटेल विद न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन से हम क्या समझते हैं? पहली बात तो वर्किंग कैपिटल क्या होता है। वर्किंग कैपिटल क्या होता है उस पर डिटेल वीडियो बना हुआ है। बट वर्किंग कैपिटल क्या होता है कि एक ऐसी कैपिटल जो वर्क में हो, जो कंटिन्यूअस फ्लो में होती है। तो मतलब बिजनेस की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कराने के लिए जो डेली रूटीन एक्टिविटीज़ होती हैं उनको परफॉर्म करने के लिए जिस कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। मतलब डेली बिजनेस को रन कराने के लिए जिस कैपिटल की रिक्वायरमेंट है दैट इज़ योर वर्किंग कैपिटल। तो अब इस कैपिटल को हम कैसे एस्टिमेट करेंगे कि हमारे बिजनेस को रन कराने के लिए हम जो कंटिन्यूअस फ्लो में बना रहे कैपिटल, वो कैपिटल हमारी कितनी है। तो उसको एस्टिमेट करने को ही हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन। सो बेसिकली एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल क्या है? फ्यूचर में क्या कैश रिक्वायरमेंट है फर्म को, उसको डिटरमाइन करना, जिससे कि जो लिक्विडिटी है ना फाइनेंशियल रिसोर्सेज की, वो मेंटेन रह सके। तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ता है? इसके लिए जो हमारे वर्किंग कैपिटल के मेन कंपोनेंट है, वर्किंग कैपिटल का मेन कंपोनेंट क्या है, कैसे आता है? तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज हमारा वर्किंग कैपिटल होता है, जिसे हम कहते हैं नेट वर्किंग कैपिटल। तो जो मेन कंपोनेंट हुआ वो क्या हुआ? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को अगर हम डिटरमाइन कर लेंगे तो हम वर्किंग कैपिटल को एस्टिमेट कर पाएंगे। अब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? तो उसके लिए हमें क्या करना होता है? एस्टिमेट करना होता है करंट एसेट्स के डिफरेंट कंपोनेंट्स को और करंट लायबिलिटीज के डिफरेंट कंपोनेंट्स को। अगर उनको हम अच्छे से फोरकास्ट कर ले जाएंगे तो हमारा वर्किंग कैपिटल का एस्टिमेशन कैलकुलेट हो जाएगा, मतलब हम उसे करेक्टली एस्टिमेट कर पाएंगे। अब करंट एसेट्स के कंपोनेंट का क्या सीन हो गया? मतलब जैसे डेटर्स हो गए, स्टॉक हो गए, है ना। अगर हमें पता हो कि कितना टाइम पीरियड इसमें रहेगा, कितना पैसा चाहिए इसके लिए, ये कितना ब्लॉकेज टाइम पीरियड है इसका, तो हम आराम से बता सकते हैं कि करंट एसेट्स के लिए हमें कितना पैसा चाहिए। इसी तरह करंट लायबिलिटीज में हमें पता है कि क्रेडिटर कितने हैं, कब तक उनको पेमेंट करनी होती है ना, हमारे बिल्स पेबल क्या है। तो अगर हमें इन लायबिलिटीज के बारे में पता रहेगा तो हम उससे हम अपनी कैपिटल को एस्टिमेट कर पाएंगे कि भाई इतना हमें चाहिए। तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के सभी कंपोनेंट्स का अगर प्रॉपर फोरकास्ट हो गया, एस्टिमेट हो गया, तो हम वर्किंग कैपिटल को करेक्टली डिटरमाइन कर पाएंगे कि हमें उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है। अब इसके लिए क्या है? कई मेथड्स दिए गए हैं, ठीक है। इसमें से जो 5 हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक्स कही गई। बेसिकली 5 यही टेक्निक्स दी भी गई हैं जिनके बेसिस पे हम अपनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को डिटरमाइन कर सकते हैं। वो कौन कौन से टेक्निक हो गए? एक हो गया हमारा ऑपरेटिंग साइकिल मेथड, दूसरा हो गया हमारा एस्टिमेशन ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, थर्ड हो गया कैश फोरकास्टेड मेथड, नेक्स्ट हो गया प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड, और लास्ट हमारा हो गया प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट मेथड। ठीक है, ये वो 5 तरीके जिनके बेसिस पे हम वर्किंग कैपिटल को एस्टिमेट कर पाते हैं कि इतने कैपिटल की रिक्वायरमेंट बिजनेस वन को पड़ने वाली है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, मतलब आज हम इस वीडियो में क्या करेंगे, ऑपरेटिंग साइकिल मेथड को, उसके फॉर्मूले को कि कैसे इसका होल्डिंग पीरियड कैलकुलेट होता है उसको डिटेल में समझ लेते हैं। ठीक है, अब ऑपरेटिंग साइकिल होता क्या है? तो देखिए, ऑपरेटिंग साइकिल नाम से समझ में आ रहा है कि जो ऑपरेट करने में, एक साइकिल को कंप्लीट करने में क्या टाइम पीरियड लग रहा है। अब ऑपरेट का यहाँ सेंस ये होता है कि अगर आपने बिजनेस में एक बार कैश इन्वेस्ट किया तो वो कैश वापस से कैश बनने में जो टाइम पीरियड ले रहा है, जो जितना ड्यूरेशन वो ले रहा है, वो उसका ऑपरेटिंग साइकिल हो जाता है ना, उसका वर्किंग साइकिल हो जाता है। अब ये कैश टू कैश कैसे होता है? तो जब आप एक बार कैश लगाते हैं ना बिजनेस में, तो उस कैश से आप क्या करते हैं, अपने बिजनेस के लिए मटेरियल परचेज करते हैं। भाई प्रोडक्शन करना है आपको तो आप मटेरियल परचेज करते हैं। अब वो कैश मटेरियल के फॉर्म में हो गया, कुछ दिन तक मटेरियल के फॉर्म में, स्टॉक के फॉर्म में बना रहता है। देन आप उसको क्या करते हैं, प्रोसेस में डालते हैं जिससे कि वो फिनिश गुड्स तैयार हो सके। तो वो वर्क इन प्रोग्रेस के भी फॉर्म में कुछ दिन तक वो फॉर्म बना रहता है उसका, मतलब अब वो कैश किस फॉर्म में रहे, वर्क इन प्रोग्रेस के। फिर वो फिनिश गुड्स तैयार होता है तो कुछ टाइम पीरियड तक वो फिनिश गुड्स के फॉर्म में बना रहता है। फिर जब हम उसे सेल करते हैं तो डेटर के पास चला जाता है। जब तक डेटर से पेमेंट नहीं आती तो डेटर के पास वो पड़ा हुआ है, डेटर के फॉर्म में पड़ा हुआ है वो। फिर जब डेटर से पैसे रियलाइज होते हैं तो फिर हमने जो उधार माल खरीदा था, मतलब हमारे क्रेडिटर्स, उनका हमें पेमेंट करना पड़ता है। अब जो बचा वो हमारा कैश रियलाइजेशन हो गया। तो कैश से वापस कैश कन्वर्ट होने में जो टाइम पीरियड लगता है वो हमारा ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कहलाता है ना। उसी को, ये कैश टू कैश को ही हम ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं।
क्लियर है। तो हम यहाँ पे ये मेथड क्या कहता है कि आप इन सभी का होल्डिंग पीरियड कैलकुलेट कर लिए कि ये किस फॉर्म में कितने टाइम पीरियड तक है और उसको टोटल कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि एक मतलब बिजनेस में ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कितना है इसका। अब जिस बिजनेस का ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कम होगा उसको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम होगी। क्यों होगी? क्योंकि उसको बहुत जल्दी कैश रियलाइज हो जा रहा है। जब कैश जल्दी रियलाइज हो जा रहा है तो ज़्यादा हैवी वर्किंग कैपिटल की जरूरत नहीं है। पर अगर एक ऐसा बिजनेस जिसका ऑपरेटिंग साइकिल बहुत लंबे दिनों का है तो उसको फंड की ज़रूरत मतलब वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत भी ज़्यादा पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसका पैसा होल्ड होके रह जा रहा है, कैश रियलाइज जल्दी नहीं हो पा रहा, उसको टाइम लग रहा है, तो वापस उसको मटेरियल करके उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा। तो ऑपरेटिंग साइकिल के बेसिस पे हम ये समझ सकते हैं कि हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा की है या कम की है। तो ये पीरियड कैलकुलेट कैसे होता है? तो उसके लिए क्या कहा गया कि जितने ऑपरेटिंग साइकिल के कंपोनेंट है ना उनको प्लस कर लीजिए उनके होल्डिंग पीरियड को, तो आपको क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग साइकिल का पीरियड मिल जाएगा। तो देखिए मटेरियल के फॉर्म में रहता है तो मटेरियल को कैलकुलेट कर लीजिए, उसको प्लस करिए, फिर वर्किंग प्रोग्रेस के फॉर्म में उसको प्लस करिए, फिर फिनिश गुड्स बनता है फिर उसको प्लस करिए उसका होल्डिंग पीरियड, फिर डेटा के फॉर्म में तो उसको प्लस करिए, फिर जब पैसा आता है तो हमें क्रेडिटर को पेमेंट करना पड़ता है इसलिए वो लाइबिलिटीज हुई तो इसलिए इसको माइनस कर दीजिए। जो बचा वो आपका क्या बन गया, ऑपरेटिंग साइकिल हो गया, वो आपका ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कैलकुलेट हो गया। अब यहाँ पे एम क्या हो गया, एम हो गया मटेरियल का होल्डिंग पीरियड, डब्ल्यू वर्किंग प्रोग्रेस का, एफ फिनिश गुड्स का होल्डिंग पीरियड, डी डेटर का कलेक्शन पीरियड और की सी क्या है, क्रेडिटर्स का पेमेंट पीरियड हो जाता है। अब एक एक करके हम कैसे निकलेगा मटेरियल का होल्डिंग पीरियड या वर्किंग प्रोग्रेस का वो समझ लेते हैं। तो देखिए ऑपरेटिंग साइकिल का फॉर्मूला तुम्हें पता है। अब मटेरियल होल्डिंग पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए कहा गया कि एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आपका क्या है और पर डे आप कितना मटेरियल कंज्यूम कर ले जाते हैं, इस बेसिस पे हम आपका होल्डिंग पीरियड कैलकुलेट कर लेंगे। सिमिलरली जब वर्क इन प्रोग्रेस की बात करेंगे तो वहाँ पे भी यही हो जाएगा कि ऑन एन एवरेज आपका वर्क इन प्रोग्रेस का क्या स्टॉक रहता है, मतलब कितना वो मेंटेन रहता है और आपका पर जो कंजम्पशन पर डे है वो कितना है, फैक्ट्री कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका पर डे का कितना है। ठीक इसी तरीके से हम फिनिश गुड्स का भी कैलकुलेट कर लेंगे कि एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स क्या है और आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर डे का क्या है, पर डे आप कितना सेल कर लेके चाहते हैं। ठीक डेटर कलेक्शन पीरियड भी सेम करेंगे, डेटर मतलब जिनको हम सेल करते हैं, है ना। तो एवरेज डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल आपके कितने हैं डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स, आप एक दिन में कितना कर देते हो, उधार आप कितना सामान सेल कर देते हैं। सेम वे में हम क्रेडिटर्स का पेमेंट निकालेंगे। तो क्रेडिटर कौन होते हैं, जिनसे हम परचेज करते हैं उधार में। तो हम पहले क्या करेंगे, एवरेज क्रेडिटर्स पर प्लस बिल्स पेबल वो लेंगे, डिवाइड कर देंगे क्रेडिट परचेज पर डे से कि पर डे आप कितना क्रेडिट में परचेज करते हैं। अब इसको और अच्छे से समझते हैं न्यूमेरिकल के फॉर्म में। तो क्वेश्चन है कि नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड आपको बताना है, कैलकुलेट करिए, और नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन अ ईयर कि ऑपरेटिंग साइकिल का पीरियड कितना है और एक साल में कितना साइकिल वो कंप्लीट करती है, नंबर ऑफ साइकिल कितना वो कंप्लीट कर ले जाती है, आपको ये बताना है। और इन्फॉर्मेशन उन्होंने दे रखी है कि रॉ मटेरियल का कंजम्पशन उनका साल भर का 6 लाख का है और एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना रखते हैं, 50,000 रखते हैं। इसी तरह वर्क इन प्रोग्रेस का उन्होंने बता दिया, अब एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस कितना रहता है वो भी बता दिया, फिनिश गुड्स का भी और एवरेज फिनिश गुड्स का। एवरेज कलेक्शन पीरियड और एवरेज क्रेडिट पीरियड उन्होंने दे रखा है, डेज में ऑलरेडी दे रखा है। और नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर आपको कितना माना है, 360 डेज, ये उन्होंने बता दिया है आपको। ठीक है, अब हम एक एक करके उसको सॉल्व करते जाएंगे और हमें इसका आंसर मिलता जाएगा। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा हमें सारे आंसर डेज में मिलेंगे क्योंकि आपको ऑपरेटिंग साइकिल का पीरियड पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको पता है कि हमारा फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला है कि मटेरियल का होल्डिंग पीरियड, वर्क इन प्रोग्रेस का होल्डिंग पीरियड, फिनिश गुड्स का होल्डिंग पीरियड, डेटा कलेक्शन का पीरियड माइनस क्रेडिटर का पेमेंट पीरियड, इतना हमको चाहिए। तो सबसे पहले हमें होल्डिंग पीरियड कैलकुलेट करना है। तो मटेरियल का होल्डिंग पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका फॉर्मूला हमें पता है कि एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, मटेरियल कंजम्पशन पर डे हमें चाहिए होता है। ठीक है, पर मटेरियल कंजम्पशन पर डे तो दिया नहीं गया था, साल भर में कितना कंज्यूम होता है वो दिया गया है, पर डे कितना कंज्यूम करते हैं वो नहीं दिया गया है। तो हमें रॉ मटेरियल का होल्डिंग पीरियड कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए कि साल भर में कितना कंज्यूम करते हैं वो हम देख ले, और एवरेज स्टॉक जो दे रखा उन्होंने वो हम समझ जाते हैं। तो 6 लाख वो साल भर में लेते हैं और 50,000 उनका ऑन एन एवरेज स्टॉक है रॉ मटेरियल का। तो हमें पहले क्या निकालना, पर डे, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, मटेरियल कंजम्पशन पर डे से डिवाइड करना है। तो मटेरियल कंजम्पशन पर डे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा कि साल भर में आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, मतलब कितना कंज्यूम करते हैं, डिवाइडेड बाई आपका 360 डेज, मतलब नंबर ऑफ डेज। तो नंबर ऑफ डेज कितना मानना है, 360, वो क्वेश्चन में गिवन है। तो 6 लाख डिवाइड बाई 360 कर देंगे, हमारा कितना आ गया 1666.66। ये क्या निकला,
एक दिन में मटेरियल इतना कंज्यूम होता है, ठीक है, इतना कंजम्पशन पर डे का है। अब ऑन एन एवरेज आप कितना करते हैं, 50,000 का आपको ज़रूरत पड़ता है, एवरेज स्टॉक आपका 50,000 का रहता है, और एक दिन में आप कितना खर्च जाते हैं, 1666.66। तो आपका होल्डिंग पीरियड कितना निकल के आएगा, 30 डेज का। मतलब मटेरियल के फॉर्म में वो पैसा आपका कितने दिन तक रहता है, 30 दिनों तक रहता है, ठीक है। सेम वे में हम किसका निकाल लेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस का निकालेंगे। फॉर्मूला हमें पता है, एवरेज स्टॉक ऑफ और पर डे का कंजम्पशन हमें लेना है। तो यहाँ पे भी हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था कि वर्क इन प्रोग्रेस का है कितना साल भर का, और एवरेज स्टॉक कितना है, ये दोनों चीज़ें हमें गिवन थी। सेम हम कंजम्पशन पर डे निकालेंगे, ठीक है। कंजम्पशन पर डे वही साल भर में कितना लग जाता है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज। तो यहाँ पे 5 लाख डिवाइड बाय हम 360 करेंगे, हमें पता चल गया 1388.88। ये हमारा क्या है, हमारा पर डे का कंजम्पशन है, ठीक। तो एवरेज स्टॉक हमें ऑलरेडी पता है, तो एवरेज स्टॉक लिखेंगे वर्क इन प्रोग्रेस का डिवाइड बाय 1388.88। सो आंसर में आ जाएगा 21.60 डेज। इसका मतलब अप्रॉक्स 22 डेज, हमारा 22 डेज तक का वर्क इन प्रोग्रेस का होल्डिंग पीरियड है। तो 22 दिन तक वो वर्क इन प्रोग्रेस के फॉर्म में रहता है। फिर हम इसी तरह फिनिश गुड्स का निकालेंगे। तो फिनिश गुड्स में भी हमें फॉर्मूला पता है, सेम चीज़ हमें करनी है, इनका होल्डिंग पीरियड लेना, कैलकुलेट करना है। तो साल भर का 8 लाख लगता है, ठीक है। साल भर में जो फिनिश गुड्स रहता है वो 8 लाख है। एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 40,000 का होता है। तो पर डे का कंजम्पशन हमें निकालना होगा। तो साल भर में जितना डिवाइड बाय 360, 8 लाख डिवाइड बाय 360 करेंगे तो हमारा 2222.22 आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, होल्डिंग पीरियड निकालना है। तो हमें क्या करना होगा, एवरेज सिर्फ पर डे की कंजम्पशन को डिवाइड कर देना। अगर एवरेज नहीं दिया होता है तो आप ओपनिंग क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 करके इसका एवरेज निकाल लेते हैं, वो आपको वहाँ पे जनरली गिवन रहता है, ठीक है। तो होल्डिंग की पीरियड कैसे हो गया, 40,000 डिवाइड बाय आपका 2222.22, ठीक है। ये हम जैसे करेंगे हमारा निकल गया 18 दिन। मतलब फिनिश गुड्स के फॉर्म में हमारा वो जो पैसा है वो कितने दिन रहता है, 18 दिनों तक रहता है। फिनिश गुड्स के फॉर्म में 18 डेज तक रहता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी गिवन है, क्या चीज़ें गिवन है, क्वेश्चन में हमें डेटर कलेक्शन पीरियड 45 डेज का पता है, और क्रेडिटर कलेक्शन पीरियड हमें 30 डेज का पता है, ठीक है। तो ये हमारे ये पता है कि डेटर कितना 45 दिन लगता है, और क्रेडिटर से कलेक्शन में हमें 30 डेज लग जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, ऑपरेटिंग साइकिल का जो एक साल में इनका ऑपरेटिंग साइकिल का पीरियड है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो वो कैसे हो जाएगा, सारे डेज को हम प्लस कर देंगे। तो 30 + 22 डेज + 18 डेज + 45 डेज माइनस 30 डेज, क्रेडिटर का 30 डेज हम लेस कर देंगे। तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आएगा 85 डेज। मतलब एक साइकिल को कंप्लीट करने में उनको 85 डेज लगता है। तो साल भर में कितना साइकिल वो कंप्लीट कर लेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, एक तो पूछा था उन्होंने कि ऑपरेटिंग साइकिल का पीरियड बताइए, तो कितने दिन का है, 85 डेज का है। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल कितना होगा। तो अगर 85 दिन का एक साइकिल बनता है तो 360 डेज में वो कितने साइकिल कंप्लीट कर लेंगे। तो सिंपल हो गया आपका कि नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर डिवाइड बाई ऑपरेटिंग साइकिल इन अ ईयर। तो 360 डेज डिवाइड बाई 85 कर देंगे, कितना आ गया 4.2 पर ईयर। मतलब एक साल में वो 4 बार अपना साइकिल 4.2 वो मतलब 4 बार पूरा साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं, और 2 बार वो हाफ प्रोसेस पे रह जाता है। क्लियर है, इस तरह से इनका हमें निकल गया। अगर हमें चूज करना हो कि एक का 4.2 है, एक का 8.5 है, तो हमें कौन सा ऑपरेटिंग साइकिल बेटर लगेगा, जो ज़्यादा कंप्लीट करा, मतलब 8.5। क्यों, क्योंकि ये ऑपरेटिंग साइकिल, इनका नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल ज़्यादा है 8.5, मतलब ये जल्दी जल्दी अपना कैश रिवाइव कर पा रहे हैं, तभी तो वो 8 बार अपना सर्कल कंप्लीट कर लिए। इसका मतलब इनको कैश की रिक्वायरमेंट क्या होगी, कम होगी। अगर वही एक का 85 डेज का होल्डिंग पीरियड है, एक का मान लेते हैं हम 200 डेज का होल्डिंग पीरियड है, तो जिनका 200 दिन का होल्डिंग पीरियड है, मतलब इनको कैश रिवाइव करने में, कैश को वापस बनाने में 200 दिन लग जाते हैं। तो इसका मतलब इनको कैश की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, वर्किंग कैपिटल इनको ज़्यादा चाहिए। वहीं 85 डेज वालों को कम चाहिए, क्योंकि वो कम ही दिन में कैश रियलाइज कर ले रहे हैं। तो इस हिसाब से नंबर ऑफ साइकिल के बेसिस पे हम अलग डिसाइड करते हैं, और नंबर ऑफ डेज के बेसिस पे अलग डिसाइड करते हैं, ठीक। तो ये हमारा ऑपरेटिंग साइकिल मैथड हो गया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।